नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और अभी खड़े हैं हम मेघपाई में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रेस वार्ता हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या प्रेस वार्ता का मुख्य एजेंडा है। किस मौके पे तमाम कांग्रेस के तमाम अधिकारी, तमाम नेता, तमाम समर्थक पहुंचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा है, किस मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता किया जा रहा है। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का तीसरा प्रेस वार्ता एक महीने में किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन को लेकर यहाँ पे प्रेस वार्ता किया गया था, लेकिन फिर आज जो मेघपाई में जो प्रेस वार्ता हो रहा है वो कहीं ना कहीं किस मुद्दे पर भी जानना जरूरी होता है। तो आइए चलिए दिखाते हैं। हमारे बीच में सभी हमारे सारे सीनियर नेतागण और सबको आप जानते हैं, और हमारे प्रेस नोट में सबके नाम भी आपके पास आ चुके हैं। मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि लेंगे किस क्रम में लेंगे और समय बचाने के लिए सारा फरीदाबाद का परिवार आपके समक्ष उपस्थित है। देखिए, आज 2-3 मुद्दे ज्वलंत मुद्दों के रूप में प्रदेश सरकार से संबंधित मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आज गोपाष्टमी का पावन उपलक्ष्य में हम प्रदेशवासी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। कल छठ पूजा का बहुत ही पावन उपलक्ष्य था और छठ पूजा की भी हम शुभकामनाएं देश प्रदेशवासियों को, भारतवर्षवासियों को हम देना चाहते हैं। और जो छठ का पूजा कार्यक्रम था, मैं उसमें दुर्भाग्य ये रहा कि 9.5 साल की सरकार में छठ पूजन के लिए कोई सुविधाएं लोगों को देने का काम नहीं हुआ, ना कोई घाट का निर्माण कार्य हुआ पूरे हरियाणा प्रदेश में। जबकि जब हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो केवल फरीदाबाद में ही आप देखो तो फरीदाबाद में ही लगभग मेरा ख्याल 6 अलग अलग घाट, 5 हमारी विधानसभा पहली शुरुआत हुड्डा साहब ने करी थी, तो ये शुरुआत हुई थी एक विधानसभा। तो आप ये देखिए 5 NIT बता रहे हैं, 6 वहाँ बता रहे हैं। तो कहने मतलब जो है 6 तो ऐसे घाट है जिसमें हमें जानकारी। तो कहने मतलब कि उस समय फरीदाबाद के अलग, गुड़गांव में आप अलग देखिए, पूरे प्रदेश में देखिए, और हर शहर में पूर्वांचल भवन का निर्माण का कार्य हुआ था। इन्होंने 9.5 साल में एक भी कोई घाट अगर बनाया हो तो ये बताएं। जैसे एक मेट्रो का कोई खंभा नहीं बनाया, तो इन्होंने छठ पूजन के लिए एक भी घाट नहीं बनाया पूरे प्रदेश में। और ये आखिरी छठ थी। अभी तक हम सरकारी इंतजार में थे कि कुछ सरकार घोषित करेगी, लेकिन इनकी सरकार की जो आखिरी छठ पूजन वो हो गया। क्योंकि अगले छठ पूजन तक प्रदेश में नई सरकार होगी। लोगों के आशीर्वाद से हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार यदि बनती है तो अगले छठ पूजन को हरियाणा सरकार का क्या जो है सरकारी अवकाश घोषित होगा। छठ पूजन अगले छुट्टी होगी हरियाणा के अंदर। ये आज हम आप लोग के माध्यम से तो ये हम कहना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। ये दुख की बात है कि 9.5 साल कुछ नहीं किया, लेकिन ये हम करेंगे। दूसरा एक जो बड़ा मुद्दा अभी है, आपको पता है शराब घोटाला सामने आया। एक जहरीली शराब घोटाला यमुनानगर अंबाला में कितने लोगों की जान चली गई। हर रोज़ वो संख्या बढ़ रही। और ये पहला शराब घोटाला भी नहीं है। ये जब से बनाई सरकार, पार्ट 2 बनी, खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार, बीजेपी JJP के गठबंधन में 2019 में, तब से लगातार एक के बाद एक शराब घोटाले आ रहे हैं। पहले खरखौदा में कोविड काल में एक शराब घोटाला है। गोदाम में बहुत गैर कानूनी अवैध शराब बड़े बड़े गोदाम में पकड़ी गई। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी तोड़ मरोड़ करके किस तरीके से कोविड काल में 24 घंटे शराब वितरित किया जाए, रात को लेट तक घर घर में शराब बांटने का घोटाला सामने आया। पिछले साल सोनीपत में अवैध जहरीली शराब से कई लोगों की जानें गई। और इस साल यमुनानगर अंबाला में हर साल, और केवल हरियाणा तक शराब घोटाले नहीं, पूरे देश में कहीं भी शराब घोटाले होते हैं तो उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए मिलते हैं। और जो शराब घोटाला सामने आया है उसमें 75,000 पेटियां गायब होने की रिपोर्ट आ रही है पुलिस के माध्यम से। 75,000 पेटियां गायब होने का मतलब ये है कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग इन शराब तस्करों के कहीं ना कहीं सरगना सरकार में ही बैठे। सब बिना सरकारी संरक्षण के इतने बड़े स्तर पे आप स्तर देखिए कि पूरे देश के शराब घोटालों का केंद्र हरियाणा बन गया है।
हरियाणा जो देश में नशे में नंबर 1 हो गया, ओवरडोज रिलेटेड डेथ में हरियाणा देश में नंबर 1 पिछले साल आया, और जहरीली शराब से रिलेटेड डेथ में भी हरियाणा देश में नंबर 1 आया है। तो ये शराब के जो घोटाले चल रहे हैं, घोटाले खेल चल रहे हैं हरियाणा में, सब जानते हैं क्यों चल रहे हैं। और हमारी मांग है कि उप मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें, उनका महकमा है, और मुख्यमंत्री भी इसकी जिम्मेदारी लें। जब तक उप मुख्यमंत्री बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, तब तक इस पर निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का, ये गठबंधन लोगों को बताने के लिए कहा गया कि जेजेपी पार्टी ने कहा, घोषित किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह के घर पे ये घोषित हुआ कि समर्थन जेजेपी ने दे दिया 2 शर्तों पे, 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% हरियाणवी मूल युवाओं को हरियाणा के निजी रोजगार में, निजी कंपनियों में आरक्षण। बोला ये इन 2 कंडीशन पे हमने समर्थन दे दिया, और बीजेपी ने मान ली। अमित शाह जी के एक तरफ खट्टर साहब थे, एक तरफ दुष्यंत चौटाला, सरकार की फॉर्मेशन हो गई 2019 के चुनाव के तुरंत बाद। तभी हमने कह दिया था ये दोनों ढकोसलें केवल भ्रष्टाचार करने की छूट के आधार पर समझौता हुआ है, केवल भ्रष्टाचार की अपनी फाइलें बंद कराने के लिए समझौता हुआ है, जो फाइलें चल रही थी, और आगे भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, बीजेपी जेजेपी आपस में मिलकर कैसे लूटें डबल इंजन से, कि डबल इंजन की लूट है हरियाणा में, ये समझौता का आधार था। आज हमारी बात साबित हो गई है, ना तो 5100 पेंशन आई 4.5 साल के बाद, और ना ही ये 75% का कोई कानून बन पाया। एक ऐसा कानून बनाया जो लागू नहीं हो सकता था, कोर्ट में चैलेंज होकर कोर्ट ने उसको खारिज करने का काम किया। ना कानून ठीक बनाया, ना उसकी पैरवी मन से करी। कुल मिलाकर ढकोसला, लोगों को झुंझुना, असली समझौता था भ्रष्टाचार का समझौता, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता। जिस समझौते की पोल जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम जी ने ही खोल दी थी, कि उन्होंने प्रदेश के सामने कह दिया था कि महकमे लेकर खोपर एकला जीमने लग रहा है। उस दिन स्पष्ट हो गया था कि क्या कोई कौन सी जिम्मेवारी चल रही थी। इससे खुला भ्रष्टाचार का केस मैं समझता हूँ देश के इतिहास में शायद नहीं हो। तो ये स्थिति हरियाणा में एक बड़ी बात। जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद की बात में भी कह के अपनी, फरीदाबाद में हमारी मांग बार बार हम करना चाहते हैं, हम हर बार लगातार पिछले 1.5 साल से 2 साल से मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फरीदाबाद वासियों को नरकीय जीवन जीने पे मजबूर करने का काम किया है। हम लगातार पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि एक मौलिक प्रजातांत्रिक अधिकार निगम चुनाव, देश का कौन सा वो हिस्सा है जहाँ निगम चुनाव नहीं किए जा रहे। इस देश में प्रजातंत्र लागू है और निगम चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद, गुड़गांव, ये जो निगम है, इनमें चुनाव सरकार कराना नहीं चाहती। हमने पहले ही कहा था इनकी नीयत नहीं है, हार के डर से बदलना है। तो हमारी मांग है, आज भी मांग करना चाहते हैं, हम चुनौती देते हैं सरकार को, सरकार निगम चुनाव कराए। लेकिन हमें लगता है कि इन्होंने मन बना लिया। दुख की बात है, जिसकी वजह से आज इतना नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ फरीदाबाद में कुछ जो मुख्य मामले हैं, 9 साल बीजेपी के बीजेपी मुख्यमंत्री से 9 सवाल, 9 साल फरीदाबाद बेहाल। वैसे तो बेहाल फरीदाबाद ही नहीं, फरीदाबाद में जो कहते हैं कि भाई जो जैसे जब सैनिक होते हैं तो जल, थल और वायु, तो यहाँ भी वही स्थिति है, जल, थल और वायु सब कुछ बेहाली का आलम है। पहला मैं शुरू करता हूँ फरीदाबाद। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर क्यों बना, और हरियाणा देश का और दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रदेश क्यों बना, हमें सवाल पूछना चाहते हैं।
आपने देखा 23 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 हरियाणा के, और सबसे बीच में फरीदाबाद देश में सबसे ज़्यादा, और ये दुनिया में भी सबसे ज़्यादा। हमारे बच्चों को इतना प्रदूषण लेने पे ये सरकार क्यों मजबूर कर रही है और किसकी जवाबदेही बनती है, पहला सवाल। दूसरा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल 3 किलोमीटर सड़क क्यों? तीसरा, पलवल मेट्रो, फरीदाबाद मेट्रो, गुड़गांव मेट्रो, ऑर्बिटल मेट्रो, जाने क्या क्या, इन सब का क्या हुआ? और इन मेट्रो का क्या हुआ? और मेट्रो के साथ साथ हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि हम 10 साल के बाद, इस सरकार कार्यकाल के बाद, हम एक मेट्रो का खंभा ढूंढ रहे हैं। सरकार बताए कि वो खंभा कहाँ इन्होंने बनवाया। एक खंभा खट्टर साहब के नाम से कहीं बना हो, मेट्रो कहीं आगे बढ़ी। 200 करोड़ के निगम घोटालों के जिम्मेदार लोगों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसकी जांच को सिरे तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि वो भी राजनीतिक संरक्षण में घोटाले किए जा रहे थे, केवल अधिकारी तक सीमित नहीं थे, जैसा आप जानते हो। IMT फरीदाबाद की मूलभूत सुविधाओं के अभाव पे में कोई मदर यूनिट नहीं आई, ऐसा क्यों? वैसे तो इंडस्ट्री पूरे हरियाणा में नहीं आई, इसीलिए हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। जो निवेश में नंबर 1 था हरियाणा 2014 में, 2013 में, 2012 में, 3 साल तक लगातार प्लानिंग कमीशन के अनुसार हरियाणा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 था। गुजरात से 3 से 5 गुना पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी उस समय, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट आई नहीं। IMT फरीदाबाद में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लचर कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों? आज कॉलोनियों में, फरीदाबाद में आप देखिए, कहीं नशे की स्थिति आ रही है, कहीं अपराध की स्थिति आ रही है, ऐसा क्यों हो गया? डंपिंग यार्ड, कूड़ा